सुबह के करीब 6 बजे हैं। लेक ज़ूरिक के ऊपर हल्की सी धुंध छाई हुई है। पूरा शहर अभी नींद में है। लेकिन इसी शहर के कोने में दुनिया के सबसे ताकतवर लोग एक ही छत के नीचे मौजूद हैं। होटल बाओलिक। ये कोई नॉर्मल होटल नहीं है। ये अल्ट्रा रिच बिलियनरीज, ग्लोबल पॉलिटिशियंस और रॉयल फैमिलीज का सबसे पसंदीदा होटल है। और इसी खास सुबह यहाँ फुटबॉल की दुनिया के सबसे पावरफुल लोग रुके हुए थे। दुनिया भर से फीफा के टॉप डेलीगेट यहाँ एक बड़े मकसद के लिए आए थे, फीफा कांग्रेस। एक ऐसी एनुअल मीटिंग जहां ये फैसला होना था कि आने वाले सालों में फुटबॉल का सबसे बड़ा ताकतवर चेहरा कौन होगा। प्रेसिडेंशियल इलेक्शन सर पर थे और होटल के अंदर का माहौल बिल्कुल नॉर्मल था। कुछ लोग अपनी टाई सेट कर रहे थे तो कुछ लोग कॉफी की चुस्कियों के साथ पॉलिटिकल कैलकुलेशंस डिस्कस कर रहे थे। इनमें से किसी को भी अंदाजा नहीं था कि अगले कुछ मिनटों में फुटबॉल की हिस्ट्री हमेशा के लिए बदलने वाली है। तभी होटल के कॉरिडोर्स में कुछ लोग दाखिल होते हैं। ना कोई मीडिया, ना कैमरा क्रू और ना ही कोई शोर शराबा, सिर्फ कुछ आम दिखने वाले लोग बिल्कुल सिविल कपड़ों में। ये लोग लिफ्ट से निकलते हैं, अलग अलग फ्लोर्स पर बिखर जाते हैं और एक के बाद एक कमरे के दरवाजे पर नॉक करते हैं। जैसे ही नींद से जगे ऑफिशियल्स दरवाजा खोलते हैं, सामने खड़े लोग अपनी पहचान बताते हैं, स्विस पुलिस। कुछ ही देर में पूरे होटल में एक अजीब सी सनसनाहट फैल जाती है। जो लोग कुछ देर पहले तक पूरी दुनिया को कंट्रोल करने की स्ट्रैटेजी बना रहे थे, उन्हें कस्टडी में लेकर होटल के बैक एग्जिट से बाहर निकाला जाता है। लेकिन इतने बड़े स्कैंडल को छुपाना नामुमकिन था। कुछ ही घंटों में पूरी दुनिया की हेडलाइंस इसी खबर से भर गई। लेकिन यहाँ एक सवाल खड़ा होता है, एक स्पोर्ट ऑर्गेनाइजेशन के ऑफिशियल्स को अरेस्ट करने के लिए स्विस पुलिस, अमेरिकन एफबीआई और इंटरनेशनल इन्वेस्टिगेटर्स को सालों तक एक सीक्रेट ऑपरेशन चलाने की जरूरत क्यों पड़ी? जितनी गहराई में आप इस कहानी में उतरेंगे, उतना ही एक डार्क ट्रुथ आपके सामने आएगा। 2015 का ये रेड बस एक शुरुआत था। ये तो बस उस विशाल एम्पायर में पड़ी पहली दरार थी और उस एम्पायर के बनने की कहानी को समझने के लिए हमें लगभग 100 साल पीछे जाना होगा। ईयर 1904, पेरिस के एक छोटे से कमरे में कुछ यूरोपियन फुटबॉल एडमिनिस्ट्रेटर्स इकट्ठा होते हैं। कुछ पेपर वर्क साइन होता है और एक नई संस्था का जन्म होता है, फीफा। उस वक्त ये नाम किसी के लिए मायने नहीं रखता था। ना कोई स्पॉन्सर, ना मीडिया टेंशन और ना ही कोई पॉलिटिकल पावर। अगर उस दिन उस कमरे में खड़े किसी भी आदमी से आप कहते एक दिन ये ऑर्गेनाइजेशन पूरी दुनिया की गवर्नमेंट को अपनी उंगलियों के इशारे पर नचाएगी, तो लोग आप पर हंसते। तो फिर ऐसा क्या बदला? कैसे एक छोटे से कमरे से शुरू हुई संस्था एक ऐसी ग्लोबल मोनोपोली बन गई जिसे हिला पाना किसी के बस की बात नहीं थी? इसके पीछे था एक रिवोल्यूशनरी आइडिया, एक ऐसा टूर्नामेंट जो दुनिया को हमेशा के लिए बदलने वाला था। 1920s का दौर, यूरोप अभी भी वर्ल्ड वॉर 1 के जख्मों से उभर रहा था। देश अपनी नई पहचान ढूंढ रहा था और जियोपॉलिटिक्स तेजी से बदल रही थी। इसी माहौल में फीफा के अंदर एक आदमी बार बार एक अजीब जिद पर अड़ा हुआ था। उसका नाम है जूल्स रिमिट। जूल्स रिमिट ने एक बहुत ही शार्प साइकोलॉजिकल ऑब्जर्वेशन की थी। उन्होंने देखा कि देशों के बीच हमेशा एक कंपटीशन रहता है, पॉलिटिक्स में, मिलिट्री में और इकोनॉमी में। क्यों ना इस एग्रेशन को एक सेफ जगह दिया जाए? क्यों ना पूरी दुनिया के देशों को एक फुटबॉल पिच पर आमने सामने लाया जाए? आज ये आइडिया बहुत सिंपल लगता है, लेकिन उस दौर में ये एक लॉजिस्टिक नाइटमेयर था। ट्रेवल्स महंगे थे और फैसिलिटीज ना के बराबर थी। लेकिन साल 1930s में जूल्स रिमिट की जिद रंग लाई और यूरिया में पहला ऑफिशियल फीफा वर्ल्ड कप शुरू हुआ। सिर्फ 13 टीम्स ने हिस्सा लिया था। ना कोई $1 बिलियन ब्रॉडकास्टिंग राइट्स थे, ना ही बड़े ब्रांड्स, लेकिन एक चीज वहां बेहिसाब मौजूद थी, मास इमोशन, लोगों की इमोशन। पहली बार लोगों को समझ आया कि फुटबॉल सिर्फ एक गेम नहीं है, ये उनकी नेशनल प्राइड, उनकी आइडेंटिटी और उनके देश का सम्मान बन चुका है। और दोस्तों, जहां ह्यूमन इमोशन का इतना बड़ा समंदर हो, वहां पावर और पैसा अपने आप खींचा चला आता है। उन पैक्ड स्टेडियम को देखकर फीफा को समझ आ गया था कि उनके हाथ एक ऐसी चाबी लगी है जिसे वो पूरी दुनिया के अटेंशन को कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन अभी एक ऐसी नई टेक्नोलॉजी आने वाली थी जो फीफा के इस पावर को कई गुना ज्यादा मल्टीप्लाई करने वाली थी। 1930s के वर्ल्ड कप से फीफा एक सबक सीख चुकी थी कि लोग फुटबॉल के लिए दीवाने हैं। लेकिन तब तक इस दीवानेपन की एक फिजिकल लिमिट थी। जो एक्साइटमेंट स्टेडियम के अंदर थी, वो उस चार दीवारी से बाहर नहीं जा सकती थी। एक मैच को ज्यादा से ज्यादा 50,000 या 1 लाख लोग ही देख सकते थे। लेकिन फिर एक ऐसा इन्वेंशन आता है जो पूरी ह्यूमन हिस्ट्री के साथ साथ फुटबॉल का भी नसीब बदल कर रख देता है, टेलीविजन।
1960s और 70s के दौर में टीवी दुनिया भर के घरों में पहुंचने लगा था और पहली बार एक ऐसा जादू हुआ जहां ब्राजील का एक बच्चा अपने घर बैठकर जर्मनी का मैच देख सकता था और इंडिया का कोई फैन अर्जेंटीना के लिए चीयर कर सकता था। यहाँ फीफा ने एक ऐसी चीज नोटिस की जो बाकी ऑर्गेनाइजेशन मिस कर रही थी। उन्हें समझ आ गया कि उनका असल प्रोडक्ट फुटबॉल मैच नहीं है, उनका असली प्रोडक्ट है अटेंशन, लोगों का अटेंशन। और आज के डिजिटल दौर में हम सब जानते हैं कि अटेंशन इकोनॉमी दुनिया की सबसे वैल्यूएबल करेंसी है। जितनी ज्यादा आंखें आपकी स्क्रीन पर टिकी हैं, आपकी मार्केट वैल्यू उतनी ही ज्यादा है। ब्रांड्स, मीडिया हाउसेस और यहाँ तक कि बड़े बड़े पॉलिटिशियंस, सबको यही अटेंशन चाहिए था और फीफा के पास दुनिया का सबसे बड़ा ग्लोबल अटेंशन पूल तैयार हो रहा था। लेकिन दोस्तों, सिर्फ अटेंशन से एम्पायर नहीं बनते। उस अटेंशन को पावर और कैश में कन्वर्ट करने के लिए शार्प ब्रेन की जरूरत थी। एक ऐसा आदमी जो फुटबॉल की पिच के बाहर एक अलग ही शतरंज का खेल खेलने जा रहा था। साल 1974 फीफा का प्रेसिडेंशियल इलेक्शन होने को था। बाहर से देखने पर यह सिर्फ एक ऑर्डिनरी स्पोर्ट बॉडी का इलेक्शन लग रहा था, लेकिन पर्दे के पीछे फुटबॉल का पूरा जियोपॉलिटिक्स बदल रहा था। उस वक्त तक फीफा का पूरा कंट्रोल यूरोपियन देशों के हाथ में था। मेजर डिसीजंस वही लेते थे, लेकिन इस साल एक बड़ा कैंडिडेट खड़ा होता है। जाओ हेवलेंज, ब्राजील का एक फॉर्मर ओलंपिक स्विमर और एक बेहद शातिर बिजनेसमैन। हेवलेंज ने फीफा के कॉन्स्टिट्यूशन का एक ऐसा लूप होल ढूंढ निकाला जिसे बाकी लोग देख भी नहीं पा रहे थे। वो लूप होल था वन कंट्री वन वोट। फीफा के सिस्टम में जर्मनी या इंग्लैंड जैसे फुटबॉलिंग सुपर पावर का वोट भी एक था और नेपाल, इंडिया या किसी छोटे देश का भी वोट बिल्कुल एक ही काउंट होता था। यहाँ पॉपुलेशन, इकोनॉमी या फुटबॉल हिस्ट्री मैटर नहीं करती थी, सिर्फ वोट्स काउंट मैटर करते थे। हेवलेंज ने यूरोप के पावरफुल देशों के आगे हाथ फैलाने की जगह एशिया, अफ्रीका और कैरिबियन के डेवलपिंग नेशंस को टारगेट किया। उन्होंने हंड्रेड्स ऑफ सीक्रेट मीटिंग्स की, उनसे बड़े बड़े वादे किए, नई इंफ्रास्ट्रक्चर, स्टेडियम फंडिंग और ग्लोबल रिप्रेजेंटेशन। नतीजा ये निकला कि डेवलपिंग नेशंस को लगने लगा कि पहली बार कोई उन्हें बराबरी का हक दे रहा है। इलेक्शंस का दिन आया और हेवलेंज ने यूरोपियंस ब्लॉक को एक तरफा हराकर प्रेसिडेंसी जीत ली। ये सिर्फ एक लीडरशिप चेंज नहीं था, ये फीफा के डीएनए का मेजर ट्रांसफॉर्मेशन था। इसी मूवमेंट से फीफा स्पोर्ट बॉडी से बदलकर एक पॉलिटिकल मशीन की तरह बिहेव करने लगी, जहां स्पोर्ट से ज्यादा अलायंसेस, लॉयल्टी नेटवर्क्स और वोट बैंक पॉलिटिक्स जरूरी हो गया था। और अब हेवलेंज को अपनी इस विशाल नेटवर्क को चलाने के लिए एक चीज चाहिए थी, पैसा, बेशुमार पैसा। इमेजिन करके देखिए, आपके पास एक ऐसा एसेट है जिसे हर साल पूरी दुनिया के बिलियंस लोग देख रहे हैं, लेकिन बढ़ते हुए एम्पायर को मेंटेन करने के लिए और नए स्टेडियम्स बनाने के लिए बहुत बड़े कैपिटल इन्फ्यूजन की जरूरत थी। और इसी पॉइंट पर एंट्री होती है कॉर्पोरेट जाइंट्स की, यानी कोका कोला और एडिडास की। पहले ये सिर्फ सिंपल ब्रांड लोगो और एडवर्टीजमेंट लगते थे, लेकिन रियलिटी में ये फुटबॉल और एक्सट्रीम कैपिटलिज्म की एक ऐसी जोड़ी थी जिसने पूरे स्पोर्ट इकोसिस्टम को बदल कर रख दिया। ब्रॉडकास्टिंग राइट्स, मार्केटिंग कॉन्ट्रैक्ट्स और एक्सक्लूसिव लाइसेंसिंग डील्स के जरिए वर्ल्ड कप सिर्फ एक टूर्नामेंट नहीं रहा। अब हर 4 साल बाद होने वाले इस इवेंट के स्टेक इतने हाई हो चुके थे कि मल्टीनेशनल कंपनीज आपस में बिडिंग वॉर लड़ने लगे थे और बड़े बड़े देशों के प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट लॉबी कर रहे थे। फीफा इस पूरे बिलियन डॉलर मनी फ्लो के सेंटर में बैठा था। जो ऑर्गेनाइजेशन कभी छोटे से कमरे से चलती थी, वो अब सवरेन गवर्नमेंट के साथ टर्म्स डिक्टेट कर रही थी। लेकिन दोस्तों, जब किसी ऑर्गेनाइजेशन के पास इतना बेशुमार पैसा और एब्सोल्यूट पावर आ जाए तो एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, हु कंट्रोल दिस एम्पायर? इस एम्पायर का अगला नया बॉस कौन है? इस एम्पायर का अगला नया बॉस एक ऐसा ऑपरेटर बनने वाला था जिसका नाम कॉमर्शियल सक्सेस से ज्यादा फुटबॉल के सबसे डार्क चैप्टर से जुड़ने वाला था। नाम है सेप ब्लैटर। साल 1998 पेरिस। हेवलेंज का एरा खत्म हो रहा था और उनकी जगह लेने आते हैं उनके सबसे वफादार शागिर्द सेप ब्लैटर। अगर हेवलेंज इस एम्पायर के आर्किटेक्ट थे तो ब्लैटर इसके सबसे एफिशिएंट ऑपरेटर थे। वो कोई बाहरी इंसान नहीं थे। उन्होंने सालों तक फीफा के कॉरिडोर्स में काम किया है। उन्हें अच्छे से पता था कि किस फेडरेशन के ऑफिशियल्स को क्या चाहिए था और कैसे वोट्स को अपने कंट्रोल में लेना है। ब्लैटर के आते ही फीफा का रेवेन्यू और ज्यादा एक्सप्लोड कर गया। उन्होंने फुटबॉल को नए मार्केट जैसे एशिया और अफ्रीका में एग्रेसिवली एक्सपेंड किया। उनके सपोर्टर्स का कहना था कि उन्होंने फुटबॉल को ट्रूली ग्लोबलाइज किया है। वहीं उनके क्रिटिक्स का आरोप था कि उन्होंने लॉयल्टी का एक ऐसा बुलेट प्रूफ नेटवर्क बनाया जहां कोई उनके ऊपर उंगली तक नहीं उठा सकता था। दिलचस्प बात यह है दोस्तों कि वो दोनों ही बातें आपस में बिल्कुल ठीक थी, क्योंकि एब्सोल्यूट पावर कभी ब्लैक एंड व्हाइट नहीं होते, वो हमेशा ग्रे होते हैं। बाहर से सब कुछ चमकदार और बिल्कुल परफेक्ट लग रहा था, ग्लैमरस वर्ल्ड कप, हैप्पी स्पॉन्सर्स और बिलियंस का रेवेन्यू। लेकिन सरफेस के नीचे बैक चैनल डील्स का एक ऐसा प्रेशर बन रहा था जो किसी भी दिन फटने वाला था। और वही हुआ 2015 की उस धुंध भरी सुबह जब स्विस पुलिस ने उन लग्जरी होटल्स के दरवाजे पर नॉक किया।
दोस्तों, इतिहास गवाह है कि हर बड़े एम्पायर का एक गोल्डन एज होता है। एक ऐसा फेस जब बाहर से सब कुछ शानदार, फ्लॉलेस और हाईली प्रॉफिटेबल लगते हैं, लेकिन असल बात यह है कि ये फेस सबसे ज्यादा डेंजरस होते हैं, क्योंकि सबसे बड़ी तबाही तब शुरू होती है जब मैनेजमेंट को लगने लगे कि उन्हें कोई छू भी नहीं सकता। अर्ली 20s में फीफा एग्जैक्टली इसी स्टेटस पर थी। वर्ल्ड कप का स्केल अनप्रेडिक्टेबल था और रेवेन्यूज सारे पुराने रिकॉर्ड्स तोड़ रहे थे और सेप ब्लैटर अपनी पावर के एब्सोल्यूट पीक पर थे। लेकिन इसी दौरान स्विट्जरलैंड के एक कोर्ट रूम में कुछ ऐसे कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट्स फाइल्स होते हैं जो पूरी स्पोर्ट इंडस्ट्री की नींद उड़ाने वाले थे। साल 2001 स्विट्जरलैंड की एक स्पोर्ट मार्केटिंग कंपनी सडनली कोलैप्स कर जाती है। नाम था इंटरनेशनल स्पोर्ट्स एंड लीजर। आम जनता और मीडिया के लिए बस एक कॉर्पोरेट बैंकरप्सी थी। हर साल हजारों कंपनीज बंद होती थी। तो इस कंपनी में अलग क्या था? अलग थी इस कंपनी के लॉकर्स में बंद वो फाइलें जिनका आम लोगों के सामने आना मौत का कुआं खोलने जैसा था। जब लिक्विडेटर और इन्वेस्टिगेटर्स ने आईएसएल के फाइनेंशियल रिकॉर्ड को स्कैन करना शुरू किया तो उन्हें एक अजीब सा पैटर्न मिला। बैलेंस शीट में किसी लेजिटिमेट बिजनेस ट्रांजैक्शन के बजाय मिलियंस ऑफ डॉलर के अनएक्सप्लेन्ड वायर ट्रांसफर्स मिले। ये पैसे किसी कंपनी को नहीं बल्कि डायरेक्टली अलग अलग ऑफशोर सेल अकाउंट के जरिए टॉप फुटबॉल के ऑफिशियल्स के पर्सनल अकाउंट में जा रहे थे। ये पहला मौका था जब दुनिया को समझ आया कि फीफा के अंदर स्पोर्ट गवर्नेंस नहीं बल्कि एक हाईली ऑर्गेनाइज्ड फाइनेंशियल सिंडिकेट चल रहा है। लेकिन दोस्तों, ये तो सिर्फ एक शुरुआती ट्रेलर था। असली शॉकवेव आने वाली थी साल 2010 में एक ऐसे डिसीजन के साथ जिसने जियोपॉलिटिक्स को हिला कर रख दिया। दिसंबर 2010 ज़ूरिक स्विट्जरलैंड। बाहर बर्फबारी हो रही थी और अंदर का माहौल बिल्कुल टेंशन से भरा हुआ था। फीफा एक साथ दो बड़े वर्ल्ड कप के होस्टिंग राइट्स अनाउंस करने वाला था, 2018 और 2022। बड़े बड़े देशों ने इसके लिए बिलियंस ऑफ डॉलर की लॉबिंग की हुई थी। लेकिन फिर इन्वेलप स्टेज पर आता है। पहला फैसला एक्सपेक्टेड था। 2018 का होस्ट बनता है रशिया। Ladies and gentlemen, will be organized in Russia. लेकिन असली ट्विस्ट आना बाकी था, जो दूसरे इन्वेलप के अंदर था। सेप ब्लैटर इन्वेलप खोलते हैं, एक छोटा सा पॉज लेते हैं और नाम अनाउंस करते हैं कतर। ये सुनकर ऑडिटोरियम का एक हिस्सा जश्न मना रहा होता है, लेकिन बाकी पूरी दुनिया एक अलग से शॉक में चली जाती है। कतर एक छोटा सा डेजर्ट नेशन जहां समर में टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है, जहां ना तो एडवांस इंफ्रास्ट्रक्चर था और ना ही कोई सॉलिड फुटबॉल हिस्ट्री। तो फिर यूएस और यूके जैसे ग्लोबल सुपर पावर को पिछाड़कर कतर ये बीटिंग कैसे जीत गया? मीडिया में एलिगेशंस लगते हैं, एक्सपर्ट इसे स्पोर्ट हिस्ट्री का सबसे करप्ट डिसीजन बुलाते हैं। लेकिन इस बार एक बड़ा ट्विस्ट था। सिर्फ जर्नलिस्ट नहीं बल्कि इंटरनेशनल लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज भी इस इन्वेस्टिगेशन में दाखिल हो चुकी थी। फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन का एक बेसिक रूल है, इफ यू वांट द ट्रूथ फॉलो द मनी। इंसान झूठ बोल सकते हैं, स्टेटमेंट बदले जा सकते हैं, लेकिन डिजिटल पेपर ट्रायल्स झूठ नहीं बोलते। यहाँ एंट्री होती है अमेरिकन एफबीआई और इंटरनल रेवेन्यू सर्विस की। अब शायद आप सोच रहे होंगे कि स्विस ऑर्गेनाइजेशन के मामले में यूएस एजेंसी क्या कर रही थी। तो देखिए, यूएस डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने यहाँ एक बहुत ही स्मार्ट लीगल लूप होल का इस्तेमाल किया। उन्होंने देखा कि जितनी भी एलिजिड ब्राइब्स और शहरी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन हो रही थी वो घूम फिर कर यूएस के बैंकिंग सर्वर्स और क्लियरिंग हाउसेस के थ्रू गुजर रही थी। टेक्निकली इसने अमेरिकन सॉइल पर वायर फ्रॉड का क्राइम कमिट कर दिया था, जिसने एफबीआई को ज्यूरिडिक्शन दे दी। एफबीआई ने सालों तक एक सीक्रेट इन्फॉर्मेंट, वायर टैप्स और डीप फाइनेंशियल ऑडिट का एक मैक्रो वेब बुनना शुरू किया। बाहर सब कुछ नॉर्मल चल रहा था, मैचेस हो रहे थे, स्पॉन्सर्स खुश थे, लेकिन पर्दे के पीछे एक ऐसा ट्रैप तैयार हो चुका था जो फीफा के पूरे टॉप टियर्स को क्रैश करने वाला था। और इसी के साथ हम वापस पहुंचते हैं 27 मई 2015 की उस धुंध भरी सुबह पर, जब स्विस पुलिस ने उन लग्जरी रूम्स के दरवाजे को नॉक किया। तब उनके पास सिर्फ अरेस्ट वारंट नहीं थे, उनके पास एफबीआई की सालों की इन्वेस्टिगेशन, थाउजेंड ऑफ पेजेस का क्रॉस बॉर्डर फॉरेंसिक एविडेंस और कॉन्क्रीट बैंकिंग डेटा था। दुनिया ने देखा कि कैसे उन टॉप ऑफिशियल्स को चादर से छुपाकर बैक एग्जिट से पुलिस वैन्स में ले जाए जा रहे थे। रैकेटिंग, वायर फ्रॉड, मनी लॉन्ड्रिंग चार्जेस इतने सीवर थे कि 10 दशक से मेंटेन किया गया पब्लिक इमेज ताश के पत्तों की तरह ढेर हो गया। लेकिन इस पूरे ड्रामा की सबसे बड़ी आयरनी देखिए, इस रेड के ठीक 2 दिन बाद फीफा के इलेक्शंस होते हैं और सेप ब्लैटर एक बार फिर प्रेसिडेंट चुन लिए जाते हैं। Nobody is perfect, but we will do a good job together, I'm sure. So I thank you so much. I thank you for the trust and confidence. Trust and confidence. Together we go. Let's go FIFA. Let's go FIFA. Thank you. लेकिन दोस्तों, ये कहानी अभी खत्म नहीं होती। ये जीत उनकी सबसे बड़ी हार की शुरुआत थी। कॉर्पोरेट स्पॉन्सर्स जैसे वीजा, कोका कोला और मैकडोनल्ड्स ने डायरेक्ट प्रेशर बनाना शुरू किया। गवर्नमेंट ने अकाउंटेबिलिटी मांगी। सस्टेन्ड जियोपॉलिटिकल और फाइनेंशियल प्रेशर के चलते ब्लैटर को रियलाइज हो गया कि अब गेम उनके हाथ से निकल चुका है। अरेस्ट के ठीक 6 दिन बाद सेप ब्लैटर को मजबूरन अपने पद से रिजाइन करना पड़ा। जिस आदमी ने इस ऑर्गेनाइजेशन को एक कॉर्पोरेट गोल्ड माइन बनाया था, वो अब उनके सबसे बड़े डाउनफॉल का चेहरा बनकर इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया था। मीडिया रिपोर्ट्स और
न्यूज के मुताबिक 24 साल में लगभग 1000 करोड़ का फ्रॉड ऑन पेपर रजिस्टर किया गया था और ऑफ द रिकॉर्ड आज तक बस एक राज बनकर रह गया। दोस्तों, फीफा की ये कहानी सिर्फ एक स्पोर्ट फेडरेशन की कहानी नहीं है, ये पावर, ग्रीड और इंस्टीट्यूशनल ह्यूब्रिस की एक बहुत बड़ी केस स्टडी है। कैसे एक छोटा सा आइडिया ग्लोबल ऑडियंस का अटेंशन कैप्चर करता है, कैसे वो अटेंशन बिलियन डॉलर कैपिटल में कन्वर्ट होता है और कैसे वो बेहिसाब पैसा एब्सोल्यूट मोनोपोली को जन्म देता है। लेकिन दोस्तों, इतिहास हमें हर बार एक ही सबक सिखाता है, चाहे कोई गवर्नमेंट हो, कॉर्पोरेशंस हो या फिर फीफा जैसे स्पोर्ट एम्पायर, अकाउंटेबिलिटी से बढ़कर कोई नहीं होता। आज जब हम वर्ल्ड कप का फाइनल देखते हैं, जब हवा में कॉन्फेत्ती उड़ते हैं और कोई टीम ट्रॉफी उठाती है, तो हर फैन के दिमाग में एक बात हमेशा क्लियर होनी चाहिए, पिच पर चलने वाला खेल जितना खूबसूरत है, पिच के बाहर चलने वाला पावर गेम उतना ही कॉम्प्लिकेटेड है। और दोस्तों, उस पर्दे के पीछे चलने वाले गेम में 90 मिनट का कोई फाइनल वैसल नहीं होता। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करिए और सब्सक्राइब जरूर करिए ताकि आगे से आप कोई ऐसे अपडेट्स को मिस मत करें।